वही गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना एक नया चैप्टर, जो कि है अपना BPCE 142 न्यायालिक मनोविज्ञान, जो कि आज हम लोग एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ इसमें कवर करेंगे। और मतलब कवर करेंगे कि मतलब कि सिर्फ आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ अगर आप पढ़ लेते हो बहुत बेहतरीन तरीके से तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इग्नू के एग्ज़ाम में लिखना बहुत अच्छे से होता है। तो इसमें 4 पार्ट है, बुक में 16 चैप्टर है। तो चलते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर हमेशा से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फर्स्ट यूनिट बुक का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आएगा वो है 1.2 न्यायालिक मनोविज्ञान की प्रकृति और विस्तार। ठीक है, तो ये सिर्फ नहीं होता, एक क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते इसमें। इसमें बनेंगे आपको न्यायालिक मनोविज्ञान के प्रकृति और विस्तार और नैतिक मुद्दे इनके बताए, ऐसे आ सकता है। तो नैतिक मुद्दे भी इम्पोर्टेंट है। और न्यायालयिक मनोविज्ञान की उपविशेषताएं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप स्किप कर दो। और न्यायालयिक मनोविज्ञान के संबंधित क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। फिर आप हम लोग चलते हैं अपने यूनिट 2 पे जल्दी से। कि हर बार वीडियो देखा जा रहा है कि मेरे द्वारा काफ़ी अच्छे से 15 मिनट से ऊपर का बन रहा है। तो इस बार थोड़ा सा एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है में इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो आज के हम लोग चैप्टर 2 न्यायालयिक मनोविज्ञान की भूमिका और कार्य। ठीक है, तो इसमें भूमिका और कार्य में बस यही एक इम्पॉर्टेंट है, भूमिका और कार्य और योग्यता और प्रशिक्षण, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। भूमिका और कार्य थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और योग्यता और प्रशिक्षण तो एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इन लोग की योग्यता और प्रशिक्षण कैसे होते हैं। बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स होंगे। और हम अब बुक का पार्ट 2 ओपन करता है, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है कि इस पार्ट में नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, योग्यता प्रशिक्षण में कुछ कहानियाँ हैं, यही कहानी आपको पढ़ लेना है एक बार और कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी भी। अच्छा, ये चैप्टर 3 है, चलो अच्छा है, नहीं तो अभी बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यूनिट 3 भी है इसी में, चैप्टर 3। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है 3.3 न्यायालयिक मनोविज्ञान के आकलन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए 3.3 से। और फिर आ जाता है 3.4 न्यायालयिक मनोविज्ञान के व्यक्तिगत परीक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और चैप्टर 4 कवर करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है यूनिट 4 चैप्टर 4 आपराधिक मनोविज्ञान का परिचय। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपराधिक मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। आपराधिक मनोविज्ञान का परिचय ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपराधिक मनोविज्ञान का परिचय देते हुए इनकी प्रकृति और क्षेत्र पे चर्चा कीजिए। 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जिसमें से आपको 5 करने रहता है। ठीक है, न्यायालयिक और आपराधिक मनोविज्ञान के बीच अंतर बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट्स होंगे, आप इनको भी पढ़ लेना। आपराधिक मनोविज्ञान पढ़ लेना। न्यायालयिक मनोविज्ञान तो आपका यूनिट 1 में ही पढ़ा हुआ होगा, चैप्टर 1 में। तो इसको आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत तो होगी नहीं। अगर आप बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब मानी बात है, आपको बढ़िया से पढ़ा वो नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा काम देगी। न्यायालयिक मनोविज्ञान क्या होता है, इस चैप्टर में को किसी भी यूनिट में आप इसकी डेफिनेशन हर क्वेश्चन में चिपका सकते हो। ठीक है, अब आगे हम लोग अपना यूनिट 5 पे आपराधिक मनोविज्ञान पर लागू सिद्धांत क्या है, इन पर चर्चा। तो इसमें आपको 5.2 5 प्रमुख सिद्धांत है, लेकिन संज्ञात्मक सिद्धांत ज़्यादातर पूछा जाता है, मनोगतिक सिद्धांत नहीं पूछा जा सकता है। पूछने में तो देखो कुछ भी पूछ ले, मेरे घर का तो कुछ नहीं है, लेकिन इनको अगर मैं बोल दूँ ना, अगर आप लिख लो तो इसके मेन टॉपिक आप समझ सकते हो। ठीक है, मनोगतिक सिद्धांत तथा आपराधिक व्यवहार। ठीक है, इसका मतलब है ये फ्रायड के बालावस्था किसे है। ठीक है, ईद को दोषी मानता है आपराधिक गतिविधियों के लिए, न्यायालयिक गतिविधियों के लिए। ठीक है, फिर संज्ञात्मक सिद्धांत जो है होता है व्यवहार, आपराधिक व्यवहार के लिए आसपास की दुनिया कैसे देखता है, वो इन चीज़ों को मानता है। ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ को बकरा कटते हुए देख लिए तो ये देख लिए कि जबकि वो कुर्बानी के तौर पे देखा जाता है कि हम अपनी सबसे ज़्यादा चाहने वाली चीज़ों को, जिसको हम पालते पोसते हैं, उसकी कुर्बानी देता है, लेकिन आप इसको अहिंसा के तौर पे भी देख सकते हो। ठीक है, अब व्यवहार सिद्धांत तथा आपराधिक सिद्धांत में ये चीज़ है, भयमूर्खता, विक्षिप्तता, मनोविकृति के बीच अंतक्रिया का परिणाम। ठीक है, जब बहुत सारी दिन भर में कि बहुत सारी टेंशन ये सब होता है, तो इसमें व्यक्ति कोई आपराधिक क्रिया कर देता है। अब आते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत तथा आपराधिक व्यवहार में जो है वो है
व्यक्तित्व, नहीं, सॉरी, व्यवहार सिद्धांत वाला जो था वो उसमें लिखना। व्यवहार सिद्धांत तथा आपराधिक व्यवहार में ये कैसे होता है, व्यवहार सीखे जाता है। ठीक है, बहुत सारी पिक्चरों में देख लिया गया कि जॉन विक देख लो तुम, बहुत सारी ऐसी एक्शन मूवीज में देखा जाता है कि मारो ये सब होता है तो सब मैटर सॉल्व मार के सॉल्व किया जाता है, ऐसा नहीं होता। व्यक्तित्व सिद्धांत तथा आपराधिक व्यवहार, इसमें आती है भयमूर्खता, विक्षिप्तता, मनोविकृति के बीच अंतर्क्रिया का परिणाम, जब वो सोच नहीं पाता तो वो जल्दीबाजी में कोई आपराधिक क्रिया कर देता है। और बुद्धि एवं आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत में होता है, कम बुद्धि वाले में आपराधिक प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, ऐसा है ये। ठीक है, जैविक एवं एकीकृत सिद्धांत में भी मनोदैहिक है, मस्तिष्क एवं आपराधिक व्यवहार है, आनुवंशिक एवं आपराधिक व्यवहार है। जैसे कि तुम्हें पता चल गया आनुवंशिक में आनुवंशिक जीन होगा, बताओ कसाब का बेटा कसाब बनेगा। ठीक है, समझ जाओ ये सब चीज़ें। मस्तिष्क और आपराधिक व्यवहार, कोई चोट लग गई हो, कोई ऐसी नफ्स प्रभावित हो गई हो जिससे उसमें आक्रामकता उसको पसंद हो, मनोदैहिक कुछ ऐसे उत्तेजना हो, है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं एकदम शॉर्ट टर्म में समझा दी, यही सब चीज़ से वीडियो लंबी हो जाती है जो कि मैं नहीं चाहता हो, लेकिन आप लोग को वो अलग अलग करने के लिए मेन चीज़ अगर आप समझ जाओगे, मेन फैक्टर, फिर आपको बुक में खोजना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये सब आपके नोट्स में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आ गए अपन यूनिट 8 अपना, सॉरी यूनिट 6 8 बोल रहे हैं, आपराधिक टाइपोलॉजी तथा आपराधिक प्रोफाइलिंग। ठीक है, आपराधिक टाइपोलॉजी से 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, किशोर अपराध से 5 नंबर से क्वेश्चन बन सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, और या तो आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो और स्किप कर सकते हो, क्योंकि 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको ओवरऑल स्किप करना ही है। ठीक है, न्यायालयिक मनोविज्ञान तथा अपराध जांच, ये सब चीज़ें पढ़ने कोई मतलब नहीं, ये सब चीज़ें छोड़ देना। अपराध जांच में न्यायालयिक मनोविज्ञान की भूमिका कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें पढ़ने की, बकवास है सब। आपको पढ़ना हो तो आप किशोर अपराध पढ़ लेना, अपराधी टाइपोलॉजी पढ़ लेना, पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं, सब याद रट्टा मत मारना। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ लो। उसके बाद अपना आएगा यूनिट 7 चैप्टर 7 पुलिस मनोविज्ञान। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, पुलिस तनाव क्या होता है, पुलिस मनोविज्ञान का एक परिचय दीजिए, पुलिस के व्यक्तित्व। कहाँ है यार, चैप्टर ही नहीं है, हम आपको टॉपिक बता रहे हैं। टॉपिक आ जाओ जल्दी, चलो। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बुक के यहाँ से बुक का पार्ट 3 स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे आ गया आपका चैप्टर 7 पुलिस मनोविज्ञान। पुलिस मनोविज्ञान में पुलिस मनोविज्ञान का एक परिचय पढ़ लेना। पुलिस का व्यक्तित्व आपको पता ही है, समझ आएगी, जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा 2 प्रमुख लक्ष्य है इनके। ठीक है, पुलिस में 2 ही प्रमुख व्यक्तित्व है। पुलिस तनाव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पुलिस और मानवीय संबंध अच्छे नहीं है आज के समय में इंडिया में, ये इसमें बुक में भी ये चीज़ दी हुई है। पुलिस वालों से लोग अपनी व्यथा बताने में डरता है। पुलिस और विशेष जनसंख्या, किसी तरीके का स्वभाव, जैसे आदिवासी, दलित और नीच वर्ग में भी आज के समय पुलिस के प्रति अनेक अनेक चीज़ें, ये चीज़ें इनमें दी हुई है। आप लोग अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल जाएगी, नॉलेजेबल भी रहेगा, और एक बस अगर आ गया तो उसमें भी काम देगा। बस कहानी की तरफ पढ़ के फट से आगे बढ़ जाना। कहानी की तरह मतलब कम से कम 15-20 मिनट लगेगा आपको ये सब चीज़ें पढ़ने में। ठीक है, अब आगे हम लोग अपना यूनिट 8 में, इसमें से एक चीज़ें कई बार पूछी जाती है। हाँ, एकदम बड़ा हो जाओ। ठीक है, तो आती है इसमें सबसे पहले सच्चाई और धोखा। इसमें से आता है सत्य और धोखे के प्रकार पूछ लेता है कई बार। पुलिस पूछताछ एवं सच्चाई होती है, पूछताछ के लक्ष्य पूछ लेता है, पूछताछ के प्रकार पूछ सकता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। धोखे को पता लगाना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। सच्चाई और धोखे में सत्य और धोखे का प्रकार और धोखे का पता लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, 2 चीज़ें। और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा से आता रहा, चश्मदीद गवाह एवं गवाह संरक्षण। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने मिलेगा, किधर है लेकिन, चश्मदीद गवाह एवं गवाह संरक्षण आ गया आपका 9वां चैप्टर। चश्मदीद गवाह का अर्थ एवं आकलन। ठीक है, तो चश्मदीद गवाह का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ आप लोग पिक्चर में देखे हो, वो नहीं लिखना है, इसको पढ़ लेना। थोड़ा फॉर्मली लिखना पड़ता है क्योंकि इसमें, तो ये आप पढ़ लेना। आकलन की प्रकृति है नीचे,
थोड़ा सा ये पढ़ लेना। उपकरण तकनीक है, ये भी पढ़ लेना। चश्मदीद गवाह के रूप में बच्चे जो होते हैं उसमें क्या चीज़ें की जाती है, क्वेश्चन नहीं आता लेकिन पूछने में घुमाने में कोई भी पूछ सकता है। और आता है गवाह संरक्षण के प्रकार, और गवाह संरक्षण ही आता है, इसमें दोनों चीज़ें पढ़ लेना। 9.5 पढ़ लेना बहुत अच्छे से। और फिर हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर 10 की तरफ। तो चैप्टर 10 है सुधारात्मक मनोविज्ञान। सुधारात्मक मनोविज्ञान, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सुधारात्मक मनोविज्ञान से भी देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा से। सुधारात्मक मनोविज्ञान का परिचय सबसे इंपॉर्टेंट। सुधारात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में न्यायिक मनोविज्ञान की भूमिका, ये पढ़ लेना है, बहुत लंबी चीज़ है। सुधारात्मक मनोविज्ञान में बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान को कैसे सुधारने में, जैसे सकारात्मक मनोविज्ञान था ना, उनकी अच्छाइयों पर बल देना उनको, तो ये सब चीज़ें होती है। ऐसे कहानी सुनाना है, वैसे तो इसमें भी अगर आ गया ये क्वेश्चन तो ऐसे आएगा नहीं। सुधारात्मक मनोविज्ञान का परिचय पढ़ लेना और नीचे की कहानियाँ पढ़ लेना, अगर आ गया तो बना के लिख देना वरना छोड़ देना। ऐसे कोई बकवास चीज़ है, वैसे भी आता तो नहीं है मुझे लगता है। अब फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं पार्ट की तरफ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है का चौथा पार्ट। और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 11 सिविल और डांडिक कार्यवाही में न्यायिक मनोविज्ञान का उपयोग। ठीक है, सिविल तथा दंड विधि में न्यायालयिक मनोविज्ञान का उपयोग कभी कभी पूछ लेता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी की तरह एक बार पढ़ लेना। आपराधिक जिम्मेदारी एवं पागलपन रक्षा, ये भी कभी कभी पूछने में तो पूछ लेता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यायालयिक मनोविज्ञान तथा विधि, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर हम अपने बढ़ते हैं 12 में। 12 में चैप्टर 12, आ जाओ 12। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर 12 आपका। इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। किशोर अपराध क्या है, ये चीज़ पूछ लिया जाता है अक्सर। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सॉरी गलत हम बता रहे हैं। बाल यौन शोषण तथा न्यायालयिक मनोविज्ञान की भूमिका, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गवाही देते समय बच्चे का अधिकार है, कोई लेना देना नहीं है इससे आपका, ये चीज़ छोड़ देना। और बस 12.2 ही इम्पोर्टेंट है इसमें से, उसके जो पार्ट है 12.2.1 ये भी इम्पोर्टेंट है, बस यही दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। बाकी बाल अभिरक्षा एवं संबंधित मुद्दे ये सब कहानी की तरह है, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। बनाना अगर आ गया तो बना के लिख दोगे, वरना स्किप कर देना, ये क्वेश्चन बकवास है ये। ठीक है, किशोर उपचार क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपराध नहीं है, ध्यान से समझना, उपचार है। उपचार में योगदान देने वाले जोखिम कारक, क्वेश्चन 10 नंबर में ऐसे बनेगा, किशोर उपचार क्या है, उपचार में योगदान देने वाले जोखिम कारक को विस्तृत में समझाए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बड़े बड़े, बाकी और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट फिर 14 पे आ जाओ फट से। इसमें जो क्वेश्चन आता है जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हत्या एवं जघन्य अपराध, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और यही आता है अक्सर। हत्या फिर इसमें पूछ लेगा हत्या एवं जघन्य अपराध क्या है, हत्या के कारणात्मक कारकों की व्याख्या करने वाले सिद्धांत जघन्य पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आएगी। इसमें एक और चीज़ आती है, डायरेक्ट पूछता है हत्या तथा जघन्य अपराध क्या है, उस पर रीड तकनीक पे विस्तृत से बताया। रीड तकनीक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से, और जघन्य अपराध भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना। हत्याओं और वयस्कों के बीच मानव हत्याओं का मनोनिदान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उठा के फेंक देना, ये सब पढ़ने लायक कोई टॉपिक है ही नहीं है। आ गया तो समझना दिन खराब है तुम्हारा। सीरियल किलिंग की गतिशीलता, सीरियल किलिंग से भी ये क्वेश्चन आता है अक्सर। तो सीरियल किलिंग की परिभाषा क्या है, सीरियल किलिंग का वर्गीकरण और सीरियल किलिंग के संदर्भ में न्यायालयिक मनोविज्ञान की भूमिका, बस ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी टॉपिक छोड़ देना। आया यूनिट 16 फिर आपका। यूनिट 16 में आपको पढ़ना है लोक नीति और न्यायालयिक मनोविज्ञान। इसमें है न्यायालयिक मनोविज्ञान तथा दंड प्रणाली, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और है नीति निर्माण, लोक नीति, निर्णय लेने में न्यायालयिक मनोविज्ञान की भूमिका, बस ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ लेना, बाकी कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। वैसे इसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाता है, बस पढ़ लेना कि अगर क्वेश्चन आ गया था और आपको बाकी में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यही वाला कर देना। फिर अगर देखो लास्ट चैप्टर दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठा रहता है तो
लास्ट के यूनिट से 2 क्वेश्चन बनेगा और शुरुआत के यूनिट से 2 क्वेश्चन बनेगा। बाकी आपको 2 क्वेश्चन कहाँ से करना है ये बात सोच लेना। और गाइस किसी भी तरह की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, आप इसमें कमेंट जरूर से कर देना। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल से रिलेटेड या ग्रेड कार्ड से रिलेटेड। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।